गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद सिकरवार आज फिर आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ, जो पिछड़ा हुआ टॉपिक था अपना, कुछ लोगों का तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन कुछ लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था। यह टॉपिक ऐसा है, इसमें से सी टेट में 7 से 8 क्वेश्चन, एमपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो टॉपिक का नाम आप जानते हैं, मैं 3 साइकोलॉजिस्ट की चर्चा करूंगा, जिसमें पहले हैं अपने जीन पियाजे और दूसरे हैं अपने कोहलबर्ग। जीन पियाजे, दूसरे कोहलबर्ग, तीसरे अपने वाइगोत्स्की। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में अपन फिलहाल बाद में पढ़ेंगे। आज अपन थोड़ा पियाजे के बारे में प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पूरा ही मुझे ऑनलाइन कराना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीन पियाजे, देखिए पियाजे के संबंध में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हैं और आप लोगों को जानने के लिए भी, आप लोगों का जानना भी इन बातों को जरूरी है। सबसे पहली बात बताऊंगा कि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, जीन पियाजे के बारे में देखा जाए तो जीन पियाजे ने हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी, यानी जैविक ज्ञान मीमांसा जिसे बोलते हैं, हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका भी प्रतिपादन किया। तो पियाजे ने क्या किया कि कोई मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से, हर किसी ने किसी पर अध्ययन किया है। पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर स्टडी करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाया था, यानी इन्होंने एक सिस्टमेटिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दिया था। इनके बच्चों का नाम, यानी एक पुत्री थी ल्यूशिन और जैकलीन, और इनके पुत्र का नाम था लॉरेंट। इन्होंने इन तीनों बच्चों पर स्टडी करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को समझाया। इनकी सबसे पहले बड़ी पुत्री का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इन्होंने देखा कि किस अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं, कब क्या सोचते हैं बच्चे, कब क्या करते हैं, यानी कब बच्चों में एक तरीके से जीववाद आता है, कब वो एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म करते हैं, कब उनके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन क्षमता होती है। तो इन्होंने ये बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके अपने स्वयं के बच्चों पर इन्होंने स्टडी करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाया था। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाने से पहले मैं थोड़ा इनके बारे में और बताना चाहूंगा। वो जो पियाजे हैं, इनको फादर ऑफ हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी, फादर ऑफ हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी। फादर ऑफ हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। देखिए, हेरेडिटी का मतलब क्या हुआ, जैविक बोलूं मैं या मैं आनुवंशिक बोलूं। देखो, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। देखो, एपिस्टेमोलॉजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से ज्ञान पद्धति विज्ञान। देखो, लॉजी शब्द किसी के पीछे है तो वो किसी ना किसी का विज्ञान है, किसी ना किसी का शास्त्र है। इसको एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में दूसरे शब्दों में अपन ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं। इसको अपन दूसरे शब्दों में ज्ञानवाद भी बोलते हैं। यानी हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, एपिस्टेमोलॉजी यानी जैविक ज्ञान पद्धति विज्ञान। इसमें पियाजे बताते हैं कि जो जन्म से बालक का जन्म होता है, तो जन्म के बाद नॉलेज, ज्ञान किस तरीके से विकसित होता है,
ज्ञान में ज्ञान का विकास और ज्ञान के बारे में पूरी विस्तार से व्याख्या इस एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत मिलती है, यानी ज्ञान पद्धति विज्ञान। तो ध्यान रखना कि हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी से संबंधित कौन है? अपने जीन पियाजे। आई होप दोस्तों सोच रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहां भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है क्या? तो ज्ञान मीमांसा उसको बोलते हैं जिसमें ज्ञान के बारे में बताया गया हो, ज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना के बारे में बताया गया हो, ज्ञान के विकास के बारे में बताया गया हो, ज्ञान के समस्त पहलुओं के बारे में बताया गया हो। ये सारी चीजें हमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देखने को मिलती है, और ये ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? जीन पियाजे। ध्यान रखना हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी। देखिए हेरेडिटी एपिस्टेमोलॉजी के बाद अब अपन आगे चर्चा करते हैं पियाजे के बारे में। और देखिए फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के पिता कौन है? तो वो भी अपने जीन पियाजे हैं। तो मैं थोड़ा आता हूं इनकी थ्योरी के ऊपर आता हूं। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले मैं आपको एक शब्द है संज्ञान को बता दूं मैं कि संज्ञान होता क्या है। कि जो संज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस ज्ञान। संज्ञान है वो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस ज्ञान। संज्ञान प्राणी का व्यापक, विशिष्ट, स्थायी एवं अर्जित ज्ञान होता है। संज्ञान प्राणी का व्यापक, विशिष्ट, स्थायी एवं अर्जित ज्ञान होता है। देखिए जब शिशु का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इस वातावरण के बारे में कुछ नहीं जानता है। टेबल क्या है, पंखा क्या है, लाइट क्या है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इन सारी चीजों के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि बच्चा जन्म के समय बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। इस वातावरण के बारे में, इस उद्दीपक जगत के बारे में, इस बाह्य जगत के बारे में बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। जब शिशु का जन्म होता है तो धीमे धीमे वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां ये सक्रिय होने लगती हैं। आंख है, नाक है, कान है, और ये अपनी जीभ है, और ये अपनी त्वचा है। यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इनके माध्यम से इस वातावरण से जानकारियां प्राप्त करने लगता है। आंखों के द्वारा देखकर, और कान के द्वारा सुनकर, नाक द्वारा सूंघकर, जीभ द्वारा स्वाद लेकर, और त्वचा द्वारा स्पर्श कर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसी ज्ञान को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। यानी ये संज्ञान का थोड़ा बेसिक परिचय था। अब कहने का मतलब है संज्ञान को अपन हिंदी में एक तरीके से बोलूं तो माइंड भी बोलूं मैं, एक तरीके से मस्तिष्क। संज्ञान का संबंध हमारा सीधा का सीधा मस्तिष्क से होता है, यानी मस्तिष्क को ही संज्ञान बोलते हैं। देखो संज्ञान के विकास को अपन संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, तो मस्तिष्क के विकास को अपन मानसिक विकास बोलते हैं, और या मैं बोलूं तो बौद्धिक विकास बोलते हैं। तो देखो आपसे कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फादर ऑफ मेंटल डेवलपमेंट और फादर ऑफ इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट, यानी देखा जाए तो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये तीनों ही एक ही शब्द हैं, कोई भी अपने आप में अलग नहीं है। अब थोड़ा मैं चर्चा करता हूं और आगे की ओर। देखिए संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास और ये बौद्धिक विकास,
ये तीनों शब्द एक ही है, किसी भी शब्द में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों शब्द एक ही हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को समझाने से पहले मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि पियाजे बोलते हैं कि चिल्ड्रन इज एक्टिव, यानी बच्चे, यानी चिल्ड्रन इज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। यानी पियाजे बताते हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देने से पहले पियाजे ने एक बहुत बड़ी बात बताई बच्चों के संबंध में। पियाजे बोलते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में बोलते हैं पियाजे, पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो इस भौतिक संसार में, जो इस भौतिक संसार में अपने सिद्धांतों की, जो इस भौतिक संसार में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ठीक है क्या? तो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो इस भौतिक संसार में अपने सिद्धांतों की रचना या अपने सिद्धांतों का सर्जन स्वयं करने वाले होते हैं। यानी बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, यानी बच्चे ज्ञान को बनाने वाले स्वयं होते हैं। बच्चे को समाज की जरूरत नहीं होती है, बच्चे को सोसाइटी की जरूरत नहीं होती है। देखो आप वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तो वहां समाज और सोसाइटी आ जाएगी, यहाँ समाज और सोसाइटी नहीं है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं स्मॉल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो इस भौतिक संसार में, देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की जब दोनों में मैं कंपेयर कराऊंगा तब एक चीज बताऊंगा कि जो पियाजे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड पर जोर देते हैं, भौतिक संसार पर जोर देते हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं वो अपने सोसाइटी एंड कल्चर पर जोर देते हैं, यानी ये समाज पर जोर देते हैं, सोसाइटी पर जोर देते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को सोसाइटी की जरूरत होती है सीखने के लिए, समाज की जरूरत होती है। जब समाज में बच्चा जाता है तो उसका विकास लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के अंतर्गत जाता है, जिसमें एक एमकेओ आता है। एमकेओ उसको टेम्परेरी सपोर्ट करता है, टेम्परेरी सपोर्ट करता है तो उसकी स्कैप फोल्डिंग बनती है, और जितनी स्कैप फोल्डिंग ज्यादा बनती है उतना ही उसका जेडपीडी अच्छा होता है। तो वहां एक सोसाइटी की बात होती है, एक समाज की बात होती है, यहाँ ना सोसाइटी की बात है ना समाज की बात है। पियाजे ने जोर दिया है तो किस पर जोर दिया है? फिजिकल वर्ल्ड पर। और फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं तो पियाजे बताते हैं कि बच्चा स्वयं निर्माता होता है इस भौतिक संसार में, उसे किसी की कोई भी जरूरत नहीं होती है। देखिए अब आगे और मैं चर्चा करता हूं। देखिए पियाजे ने ये तो एक स्टेटमेंट दिया, इस कथन से बहुत सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त मित्रों, इस चीज को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इससे क्वेश्चन ज्यादातर बनते भी हैं। अब देखो मैं आगे और चर्चा करता हूं। देखिए आगे की चर्चा में अपन क्या करेंगे, ये तो पियाजे की एक तरीके से इनका एक विचार था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक जो इस भौतिक संसार में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पियाजे ने बताया कि बच्चे किस तरीके से सीखते कैसे हैं। अब भौतिक संसार में तो सीखते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, चिल्ड्रन एज एक्टिव, यानी कहने का मतलब है चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं बिल्कुल, पर लेकिन सीखते हैं किस तरीके से सीखते हैं। अब पियाजे की जो लर्निंग है उसके बारे में बताएंगे कि पियाजे ने बच्चों के बारे में सीखना किस संदर्भ में बताया। पियाजे बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत जो बच्चे की लर्निंग होती है, यानी जो बच्चों का जो सीखना होता है वो किसके द्वारा होता है, जो बच्चों की जो लर्निंग होती है उस लर्निंग के लिए एक टर्म बताई पियाजे ने, एक टर्म बताई, उसे अपन कहते हैं हिंदी में अनुकूलन। पियाजे कहते हैं कि बच्चे
अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। यानी किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। देखिए अनुकूलन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एडेप्टेशन। देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, यानी बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। इस भौतिक संसार में देखो अनुकूलन होता क्या है? वातावरण के अनुसार ढल जाना, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना, जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसी परिस्थितियां उन परिस्थितियों के प्रतिकूल नहीं, उस वातावरण के प्रतिकूल नहीं, उस वातावरण के अनुकूल, जैसा वातावरण वैसे ही हो जाना। अब देखा जाए जैसे किसी अंग्रेज को यहां पर लाया जाए और अपने यहां छोड़ दिया जाए इंडिया में, तो अंग्रेज पहले दिन आएगा तो वो अंग्रेजी बोलेगा, उसे हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा। धीमे धीमे जब उसको यहाँ रखा जाएगा तो 6 महीने में 1 साल के अंदर वो बिल्कुल जैसे अपन हिंदी बोलते हैं वैसे ही बोलने का प्रयास करने लगेगा, क्योंकि वो हमारे वातावरण के प्रति उसने क्या कर लिया? एडेप्टेशन कर लिया। ये चीज दुनिया के प्रत्येक बच्चे में होती है। पियाजे चाइल्ड साइकोलॉजी के भगवान थे। पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी पियाजे के विचारों से प्रभावित है। पियाजे ने बहुत अच्छी बात बताई कि एडेप्टेशन होता क्या है। एडेप्टेशन में बच्चे क्या करते हैं? वातावरण के अनुसार स्वयं ढल जाते हैं, वो स्वयं सीखते हैं, जैसा देश वैसा भेष, परिस्थितियों के अनुसार जैसी परिस्थितियां वैसे बच्चे बन जाते हैं। अब देखो जैसे बच्चे बन तो जाते हैं, अब ये अनुकूलन के बारे में पियाजे ने बता दिया। अब दोस्तों अपना लेक्चर चलेगा स्पेशली अनुकूलन पर, और अनुकूलन क्या है। अब अनुकूलन के बारे में बिल्कुल डीपली बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं, कई एग्जाम में मैंने रीट में भी देखा, राजस्थान रीट में और एमपी टेट वर्ग 2 में, वर्ग 1 में इस टर्म से बहुत क्वेश्चन बने हैं। अब थोड़ा मैं व्यापक रूप से चर्चा करता हूं, किस पर? अनुकूलन पर। व्यापक रूप से अनुकूलन पर चर्चा करता हूं। अनुकूलन जिसे अपन बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अनुकूलन। देखो अनुकूलन वातावरण के अनुसार ढल जाना, परिस्थितियों के जैसा बन जाना। देखिए पियाजे ने बताया कि जो अनुकूलन होता है, इस अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं होती हैं, 2 सब प्रोसेस होती हैं। अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए दोनों उप प्रक्रियाओं के बारे में अपन देखें तो पहली उप प्रक्रिया है अनुकूलन के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में आत्म सातकरण। आत्मसातकरण। दूसरी उप प्रक्रिया है समंजन, या मैं बोलूं समायोजन। समायोजन। देखो कहने का मतलब है आत्मसातकरण, इसको अपन हिंदी में अगर देखा जाए तो और भी टर्म है इसके लिए। इसको अपन दोस्तों समावेशन भी बोलते हैं, इसको अपन समावेशन भी बोलते हैं। हिंदी में कई टर्म है आत्मसातकरण के लिए, पर लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, वो वर्ड है मित्रों एसिमिलेशन। आपको केवल अंग्रेजी वर्ड रट्टे मारने हैं, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एकोमोडेशन। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिमिलेशन क्या है। देखिए एसिमिलेशन किसे कहते हैं? एसिमिलेशन में होता क्या है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक कि जब किसी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का जुड़ना होता है, यानी जब पूर्व ज्ञान में हम नवीन ज्ञान को जोड़ देते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातकरण कहलाती है। जब कोई प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज में एड ऑन हो जाती है, प्रीवियस नॉलेज में कोई न्यू नॉलेज एड ऑन हो जाती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का जुड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। यानी या फिर मैं ये बोलूं वर्तमान स्कीमा में नवीन जानकारियों का जुड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। तो अब मैं आपको एकोमोडेशन समझाने से पहले मुझे स्कीमा का बताना जरूरी है।
भाई अब स्कीमा के संबंध में थोड़ा सा सुन लें कि स्कीमा होता क्या है। देखिए स्कीमा एक बायोलॉजी का शब्द है, एक जीव विज्ञान का शब्द है, बायोलॉजी का। तो स्कीमा के संबंध में मैं आपको बता दूं, स्कीमा एक बायोलॉजी की टर्म है, एक बायोलॉजी की टर्म है स्कीमा। स्कीमा बोलते कैसे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, या मैं बोलूं तो ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी या और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। देखिए ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये स्कीमा की डेफिनेशन है। देखिए सूचनाओं के सांचे, या मैं बोलूं तो ज्ञान की एक संरचना, ज्ञान का एक ढांचा, एक तरीके से ज्ञान की स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। स्कीमा कैसे कहते हैं? ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज किसको बोला जाता है? स्कीमा को बोला जाता है। मैं अब स्कीमा के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यानी सूचनाओं के सांचे। देखिए इंसान की बुद्धि में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। देखिए आपको खाने का तरीका भी पता है, पीने का भी तरीका पता है, आपको दूसरों से बात करने का भी तरीका पता है, आपको डॉग के बारे में भी जानकारी है और कैट के बारे में भी जानकारी है। देखा जाए तो आपको फलों के बारे में भी जानकारी है, तरह तरह की आपको जानकारी है, हर विषय की अलग अलग जानकारी है। जब जिस जानकारी की जरूरत पड़ती है वो जानकारी ऑटोमेटिक आपके चेतन मन में आ जाती है। तो कहने का मतलब है ये सारा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास क्या है? स्कीमा बोलते हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिवाइड ऑफ ब्लॉक्स, यानी कहने का मतलब है जब सांचों में अपन विभाजित कर दें जानकारियों को तो वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जैसे स्कीमा के संबंध में आपको बताना चाहूं कि ये जो मैंने जो आकृति ये बनाई है, ये पूरा स्कीमा है। इसमें मान के चलो अलग अलग क्षेत्र की ब्लॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग जानकारियां हैं, और ये ब्लॉक्स नवीन परिस्थितियों में बनते चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है स्कीमा के बारे में ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है? स्कीमा है। देखो मैंने आपको बता दिया कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का जुड़ना, या मैंने क्या बोला आपको कि वर्तमान स्कीमा में, यानी स्कीमा वही है, वर्तमान स्कीमा में नवीन जानकारियों का जुड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। वर्तमान स्कीमा में नवीन जानकारियों का जुड़ना। अब सीधी सी बात है, अब ये तो आत्मसात्करण की बात थी। अब मैं बात करता हूं समंजन या समायोजन। देखो समंजन या समायोजन में आते आते क्या हो जाता है कि यहां क्या होता है कि नवीन स्कीमा में, यानी नवीन स्कीमा में जानकारियों का जुड़ना, नवीन स्कीमा में जानकारियों का जुड़ना क्या कहलाता है? समंजन या समायोजन कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अब देखिए कहने का मतलब है कि जो एसिमिलेशन होता है, यहाँ पर स्कीमा कैसा होता है? ओल्ड होता है, वही पुराना वाला। और एकोमोडेशन में जो स्कीमा होता है वो स्कीमा कैसा होता है? न्यू होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आते आते वो स्कीमा कैसा हो जाता है, यानी यहाँ ओल्ड रहता है, यहाँ कैसा होता है? न्यू होता है। यानी यहाँ पर स्कीमा वही होता है और यहाँ क्या हो जाता है? एकोमोडेशन क्या है? चेंजेस इन स्कीमा, यानी चेंजेस इन स्कीमा, दैट इज एकोमोडेशन। यानी स्कीमा में बदलाव, स्कीमा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? या मैं बोलूं तो क्या बोलूं मैं कि स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समंजन या समायोजन कहलाती है। ये अपना समझना जरूरी है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कुछ बताता हूं, ध्यान रखना कि एसिमिलेशन में क्या रहता है? स्कीमा ओल्ड रहता है
और एकोमोडेशन में क्या होता है, स्कीमा बदल जाता है। स्कीमा है क्या, स्कीमा है कुछ नहीं, आप जानते हो ये मैंने बोला ये क्या है कि दैट इज मोबाइल फोन, ये दैट इज मोबाइल फोन। अब दैट इज यह क्या है, एक मोबाइल फोन है। तो एक ये मोबाइल फोन की सूचना आपके कॉग्निशन में गई तो ये अपना क्या हुआ, एक ब्लॉक बन गया, ये अपना स्कीमा है। अब इस मोबाइल फोन से बात भी होती है, इस मोबाइल फोन से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इस मोबाइल से रिलेटेड मिलेंगी। पूर्व जानकारी में पता है कि ये मोबाइल फोन होता है, ये अपना एक स्कीमा बन गया। अगर अब स्कीमा में इस मोबाइल से संबंधित जो भी जानकारी अपन को मिलेगी वो जानकारी अपने उसी स्कीमा में जाएगी, तो वो अपना होता है आत्मसातकरण, वो होता है अपना आत्मसातकरण। और यदि अब मैं चर्चा करूं ये क्या है, मार्कर, तो मार्कर के बारे में मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं तो ये अपना होता है एकोमोडेशन। यानी कहने का मतलब है यहाँ स्कीमा बदल गया, यानी जिस चीज की अपन को पहले से जानकारी है, यानी किसी विषय वस्तु या किसी वस्तु के बारे में अपन पहले से जानते हैं, उस वस्तु से संबंधित हमें और नई जानकारी मिले तो वो जानकारियां जुड़ती चली जाती हैं, तो उसी क्षेत्र में जानकारियां इकट्ठी होंगी जो पहले पुनः एक स्कीमा बन चुका है, तो वो हो गया एसिमिलेशन। अब किसी अन्य वस्तु की जानकारी मिले तो वो हो गया एकोमोडेशन। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अब उदाहरण के माध्यम से किस तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि सपोज करेंगे थोड़ा, देखिए कहने का मतलब है कि एक बच्चे को बताया जाता है, एक बच्चे को यह सिखा दिया जाता है कि जो काऊ होती है, काऊ मिल्क देती है, बता दिया कि काऊ के 4 लेग्स होते हैं, काऊ की एक पूंछ होती है, यानी 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं। जो गाय के बारे में बच्चे को जानकारी दे दी जाती है। अब मान के चला बच्चे को बता दिया, उसके दादाजी के पास वो बच्चा खेल रहा है, दादाजी ने बोला कि बेटा ये गाय है, और गाय के बारे में दादाजी बता रहे हैं कि गाय बेटा दूध देती है, इसकी 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। बच्चे ने अच्छी तरीके से सीख लिया दादाजी से कि गाय इस तरीके की संरचना होती है गाय की, गाय दिखने में ऐसी दिखती है, पर लेकिन दादाजी से एक जानकारी अधूरी थी, दादाजी ने ये नहीं बताया कि गाय का रंग कैसा है। अब बच्चे ने देखा कि आगे चल करके और दूसरे रंग की गाय मिली, तो फिर दादाजी ने बताया कि बेटा ये भी गाय है, और रंग की गाय मिली तो ये भी गाय है। तो अब बच्चे को पता चला कि गाय कई रंगों की होती है। तो देखो गाय की ही पहले उससे अधूरी जानकारी थी, अब गाय से रिलेटेड और जानकारियां मिलने लगी, तो वो अपना क्या हुआ, एसिमिलेशन। क्योंकि गाय का स्कीमा बच्चे के पास पहले से ऑलरेडी, मान के चलो ये काऊ का स्कीमा बन चुका, अब इस काऊ की ही जानकारी जितनी भी होंगी तो इसी ब्लॉक में आएंगी। अब क्या हुआ कि बच्चे ने अगले दिन जाकर के भैंस को देखा। अब उसने भैंस को देखा, जैसे वो बफेले के ऊपर नजर मारता है तो उसने भैंस को देखा। अब भैंस को देखने के बाद बच्चा भैंस को भी क्या बोलता है, गाय बोलता है। अब भैंस को भी गाय बोलता है क्योंकि उसके स्कीमा अलग से बना हुआ है गाय का, उसी के स्कीमा में तो गाय की जानकारी है, भैंस की है ही नहीं। तो भाई जब दादाजी पहुंचते हैं उसके पास अगले दिन, वो बोलते हैं बेटा वो भैंस को भी गाय बोलता है। तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा ये गाय नहीं है, ये भैंस है, ये भैंस है। अब वो बोलता है भैंस कैसे, कि इनके साइज में थोड़ा अंतर होता है, गाय का साइज हल्का होता है, भैंस का साइज ज्यादा होता है, भैंस ज्यादा दूध देती है या भैंस सभी काले कलर की होती है। तो अब बच्चे को समझ में आ गया कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, साइज का अंतर होता है, कलर का अंतर होता है। तो अब बच्चा स्वाभाविक रूप से समझ गया, अब बच्चे को समझ में आ गया कि गाय एक अलग है और भैंस एक अलग है। उसने देखो एसिमिलेशन में गाय की जानकारी प्राप्त की दोस्तों, एसिमिलेशन में गाय की जानकारी प्राप्त की, और एकोमोडेशन में उसने किसकी जानकारी प्राप्त की, भैंस की जानकारी प्राप्त की। अगर उसे गाय की और जानकारी मिलती है बाद में तो वो एसिमिलेशन है, और यदि गाय के अलावा भैंस की जानकारी मिलती है तो एकोमोडेशन। यानी कहने का मतलब है उसने
नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया। यदि वो भैंस को देख करके भी गाय गाय चिल्लाता रहता तो वो ये मान के चलो वो एकोमोडेशन अच्छी तरीके से या एडेप्टेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। तो आई होप जैसा कि मैं समझ रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच में दो और इंपॉर्टेंट टर्म है छोटी सी, वो और बताऊंगा कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में दो चीजें और काम करती हैं, तो वो मैं थोड़ा समझा दूं। जो चीज नहीं समझ में आती है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता दें, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फर्स्ट रैंक एजुकेशन मुरैना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मैं जो भी कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर गति से चलती रहे। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के बीच क्या क्या होना जरूरी है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनके बीच में एक शब्द है, इस शब्द का नाम है जैविक परिपक्वता। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जैविक परिपक्वता का होना जरूरी है। जैविक परिपक्वता का मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये वर्ग 2 में पूछा जा चुका है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जा चुका है। जैविक परिपक्वता, अगर बच्चा के अंदर इतनी समझ नहीं है, 1 साल के बच्चे को क्या समझाओगे तुम गाय और भैंस के बारे में, तो जब बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योरेट हो जाता है, एक तरीके से उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, तो ही वो एसिमिलेशन कर पाएगा, तो ही वो क्या कर पाएगा, एकोमोडेशन कर पाएगा। तो ध्यान रखना कि बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कब कर पाएगा, जब उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगी, यानी उस काम के करने के योग्य होगा, उस चीज को समझने के योग्य होगा। यानी अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ध्यान रखना पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर भी जोर दिया है। अब दूसरी बात यह है कि आत्मसात्करण और समायोजन, इन दोनों के बीच में एक चीज और आती है। देखिए एक चीज ये आती है कि इन दोनों के बीच, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस कायम रखती है, उसे अपन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साम्य धारण, हिंदी में बोलते हैं उसे साम्य धारण, साम्य धारण, इंग्लिश में उसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस कायम रखता है। क्या रखता है, बैलेंस, यानी संतुलन। संतुलन का मतलब यह है कि जैसे कि एक बच्चे को काऊ की जानकारी थी, उसके बाद उसे बफेलो की जानकारी मिली, तो अब बच्चे को पहले जानकारी थी गाय की, उसके बाद उसे भैंस की मिली, तो अब क्या है कि वो उस पर कंफ्यूज ना हो, डिसबैलेंस ना हो, वो तुरंत समझ गया कि गाय अलग है और भैंस अलग है। अब इसके बीच में, दोनों को अलग करने के बीच में जो बैलेंस बिठाया, जो संतुलन कायम किया, वो किया था साम्य धारण के द्वारा। यानी इक्विलिब्रेशन क्या बिठाता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में क्या करता है, संतुलन कायम रखता है। दोस्तों आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं, आगे और प्याजे का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आई होप जैसा कि मैं समझ रहा हूं आप लोगों को समझ में